हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नीट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल विषय के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इस समय देखिए मानव भूगोल से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखिए मानव भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में देखिए उसी के आगे जो कुछ और भी प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखिए जैसे कि पिछली क्लासेस में प्रैक्टिस किया था भौतिक भूगोल से, उसके पहले की क्लासेस में भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो हम लोग देखिए इस तरह की जो प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखिए आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी परीक्षाओं में भूगोल विषय में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखिए अभी तक भूगोल की जो है 21 क्लासें प्रैक्टिस कर ली हैं। ये आज की आपकी 22वीं क्लास है भूगोल से संबंधित। और जो है मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग लगभग 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके इन क्लासेस में करेंगे। उसी के क्रम में मैं आप लोगों को क्लासेस को करवाते जा रहा हूं। तो आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखा करिए। इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जाते हैं व्याख्या के दौरान, उसको नोट किया करिए। जिससे क्या होगा कि आपका और भी दूसरा कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और मैं आप लोगों से देखिए कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो क्लास है आपके देखिए खाली एलटी या टीजीटी के एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी हर परीक्षा के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखा करिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसी तरीके से सॉल्व किया जाए जिस तरीके से हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग मानव भूगोल के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं और मानव भूगोल के प्रश्नों में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है। और ये देखिए जो प्रश्न है आपके प्रजातियों और जनजातियों, जनसंख्या, नगरीकरण और अधिवास, प्रवासन, जनसंख्या सिद्धांत, नगरीकरण, मॉडर्न और पैटर्न से रिलेटेड हैं। इन्हीं से संबंधित 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली है। आज की क्लास में उसके आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। तो चलिए उनको एक एक करके प्रैक्टिस किया जाए और सॉल्व किया जाए। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि प्रवासन का अर्थ है, यानी प्रवासन का अर्थ क्या होता है। तो पहला देखिए दिया पशुओं का आवागमन, दूसरा दिया मनुष्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तीसरा दिया व्यापारिक लेन देन और चौथा दिया पर्यटन। तो प्रवासन का अर्थ देखिए क्या होता है, पर्यटन नहीं, व्यापारिक लेन देन नहीं, पशुओं का आवागमन नहीं, बल्कि मनुष्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रवासन का तात्पर्य है लोग किसी कारण से अपने निवास स्थान को बदलकर दूसरे क्षेत्र में जब बसते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रवासन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है आंतरिक प्रवासन किसे कहते हैं। तो दिया है पहला ऑप्शन देखिए देश के भीतर स्थानांतरण, दूसरा दिया एक देश से दूसरे देश में जाना, तीसरा दिया है शहर से गांव जाना, चौथा दिया है ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में जाना। तो आंतरिक प्रवासन का मतलब देखिए ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में जाना नहीं, शहर से गांव जाना नहीं, एक देश से दूसरे देश में जाना नहीं, बल्कि क्या होता है एक देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति एक ही देश के अंदर स्थान बदलता है तो इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से जो प्रवासन होता है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो पहला देखिए दिया धार्मिक कारण, दूसरा दिया रोजगार एवं आर्थिक अवसर, तीसरा दिया सामाजिक परंपराएं और चौथा दिया जलवायु परिवर्तन। तो आंतरिक प्रवासन का जो प्रमुख कारण है देखिए वो धार्मिक कारण नहीं, सामाजिक और जो परंपराएं हैं वो नहीं, जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि रोजगार एवं आर्थिक अवसर, यानी लोग रोजगार के लिए या आर्थिक अवसर के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी दूसरे देश में जाते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अधिकतर लोग जो है बेहतर रोजगार, वेतन और जीवन स्तर के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रवासन करते हैं, यानी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है प्रवासन का आकर्षण सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला देखिए दिया गृह नगर की नकारात्मक स्थितियों से,
दूसरा दिया नए स्थान के आकर्षण कारकों से, तीसरा दिया है जबरन विस्थापन से, और चौथा दिया जनसंख्या नियंत्रण से। तो प्रवासन का जो आकर्षण सिद्धांत होता है वो देखिए जनसंख्या नियंत्रण से नहीं, जबरन विस्थापन से नहीं, महानगर की नकारात्मक स्थितियों से नहीं, बल्कि किसकी वजह से, नए स्थान के आकर्षण कारकों से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि आकर्षण सिद्धांत बताता है कि प्रवासी नए स्थान की सुविधाओं, नौकरी, शिक्षा आदि से आकर्षित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, रॉवेनस्टीन ने प्रवासन के कितने नियम बताए। यानी रॉवेनस्टीन नामक जो भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने कितने नियम बताए प्रवासन के। तो पहला देखिए दिया 3, 5, 7, 10। तो रॉवेनस्टीन ने देखिए प्रवासन के जो नियम बताए 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि कितने बताए, 7। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि रॉवेनस्टीन ने 1885 ईस्वी में प्रवासन के 7 नियम बताए थे, जिसमें देखिए दूरी, दिशा, लिंग और उद्देश्य जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, पुश फैक्टर का उदाहरण है। यानी पुश फैक्टर से क्या मतलब है। पहला देखिए बेहतर शिक्षा, दूसरा दिया राजनीतिक अस्थिरता, तीसरा दिया रोजगार अवसर, चौथा दिया उच्च आय। तो पुश फैक्टर का उदाहरण देखिए उच्च आय नहीं, रोजगार अवसर नहीं, बेहतर शिक्षा नहीं, बल्कि क्या है, राजनीतिक अस्थिरता। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पुश फैक्टर वह स्थिति होती है जो व्यक्ति को अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य करती है, जैसे गरीबी, युद्ध या राजनीतिक रूप से अस्थिरता। यानी इन्हीं वजहों से व्यक्ति मजबूर होकर दबाव में क्या करता है, अपने स्थान को छोड़ता है। कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान को, जन्म स्थल को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास मजबूरियां हो जाती हैं, बाध्यताएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको जगह छोड़नी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, मस्तिष्क पलायन किसे कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में देखिए ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है। पहला देखिए दिया कृषि उत्पादों का प्रवाह, दूसरा दिया शिक्षित व कुशल जनशक्ति का विदेश पलायन, तीसरा दिया ग्रामीण पलायन, और चौथा दिया श्रमिकों का प्रवास। तो मस्तिष्क पलायन का मतलब देखिए श्रमिकों का प्रवास नहीं, ग्रामीण पलायन नहीं, कृषि उत्पादों का प्रवाह नहीं, बल्कि शिक्षित और कुशल जनशक्ति का विदेश पलायन। यानी जब पढ़े लिखे लोग और स्किल्ड लोग अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, तो उसी को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, मस्तिष्क पलायन। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। जैसे देखिए अपने देश के बहुत से पढ़े लिखे लोग जो क्या करते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, दूसरे देशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अपने देश को छोड़कर चले गए। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब शिक्षित, वैज्ञानिक, चिकित्सक आदि बेहतर अवसरों के लिए विदेश चले जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, मस्तिष्क पलायन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से अधिकतम प्रवासी किस देश में जाते हैं। यानी भारत से जो प्रवासी लोग दूसरे देश में जाते हैं तो सबसे ज्यादा किस देश में जाते हैं। तो पहला देखिए दिया अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा दिया सऊदी अरब, तीसरा दिया कनाडा, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से जो अधिकतम प्रवासी दूसरे देश में जाते हैं वो देखिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कनाडा में नहीं, अमेरिका में नहीं, बल्कि कहाँ पे जाते हैं सबसे ज़्यादा, मध्य एशियाई देशों में, यानी सऊदी अरब, यूएई, इन सब जगहों में। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग पूरी दुनिया में सब जगह नहीं, हर जगह हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया, और कहाँ पर, सऊदी अरब। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत से सर्वाधिक प्रवासी जो है मध्य पूर्व के देशों, खास करके सऊदी अरब में कामकाजी अवसरों के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रिवर्स माइग्रेशन का अर्थ है। यानी रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो पहला देखिए विदेश से देश वापसी, गांव से शहर जाना, देश के भीतर प्रवासन, चौथा दिया जनसंख्या विस्थापन। तो इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स माइग्रेशन का मतलब कि जब कोई व्यक्ति देखिए जनसंख्या विस्थापन नहीं होगा, देश के भीतर प्रवासन नहीं होगा, गांव से शहर जाना नहीं, बल्कि क्या होगा,
विदेश से जब अपने देश में वापस आता है तो इसी को कहा जाता है रिवर्स माइग्रेशन। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब प्रवासी व्यक्ति अपने मूल देश या गांव लौट आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में सबसे अधिक आंतरिक प्रवासन किस दिशा में हुआ है, यानी भारत में जो आंतरिक प्रवासन हुआ है वो किस तरफ से हुआ है। पहला देखिए दिया उत्तर से दक्षिण, दूसरा दिया ग्रामीण से शहरी, तीसरा दिया पश्चिम से पूर्व और चौथा दिया पहाड़ी से मैदान। तो भारत में जो सबसे अधिक प्रवासन हुआ है आंतरिक रूप से वो देखिए पहाड़ी से मैदान नहीं, पश्चिम से पूर्व नहीं, उत्तर से दक्षिण नहीं, बल्कि ग्रामीण से शहरी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि औद्योगिकरण और शहरी रोजगार अवसरों के कारण भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, माल्थस का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था वो किस चीज पर आधारित है। तो पहला दिया देखिए कृषि उत्पादकता, दूसरा दिया खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, तीसरा दिया औद्योगिकरण और चौथा दिया प्रवासन। तो माल्थस का सिद्धांत देखिए प्रवासन पे नहीं, औद्योगिकरण पे नहीं, कृषि उत्पादकता पे नहीं, बल्कि खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि पर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि थॉमस माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन जो है वो अंकगणितीय दर से, जिससे अभाव पैदा होता है। यानी देखिए जो जनसंख्या होती है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, लेकिन जो खाद्य उत्पादन है यानी खाने की जो चीज़ें होती हैं उनकी बढ़ने की जो दर है उसकी अपेक्षा कम होती है। यानी ये जो अर्थमेटिकली आधार पर बढ़ती है, यानी जो होता है ज्योमेट्रिकल मीन आप लोगों ने पढ़ा होगा और दूसरा पढ़ा होगा अर्थमेटिकल मीन मैथ में। तो इसका मतलब है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों की जो उपलब्धता है वो कम है। ठीक, देखिए माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय हैं, यानी माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय बताए वो क्या है। तो पहला देखिए दिया है रोकथाम और नैतिक संयम, दूसरा दिया युद्ध और प्रवासन, तीसरा दिया शिक्षा और स्वास्थ्य, चौथा दिया औद्योगिकरण। तो माल्थस के अनुसार देखिए जनसंख्या नियंत्रण के दो जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो देखिए औद्योगिकरण नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं, युद्ध और प्रवासन नहीं, बल्कि क्या है रोकथाम और सैनिक नियमन, यानी नैतिक संयम और रोकथाम जो है जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि माल्थस ने प्राकृतिक यानी नेचुरल और नैतिक प्रिवेंटिव नियंत्रण उपायों की बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में कितने चरण हैं, यानी जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है उसमें कितने स्टेज हैं। तो इसमें देखिए सही उत्तर है 2, 3, 4, 5। तो इसमें देखिए जितने स्टेज हैं 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि कितने स्टेज हैं, 4 स्टेज है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि आधुनिक रूप में इस सिद्धांत के देखिए 4 चरण माने जाते हैं, जिसमें पहला है उच्च स्थिरता, दूसरा दिया प्रारंभिक विस्तार, तीसरा दिया अंतिम विस्तार और चौथा दिया है स्थिरीकरण। तो इस तरीके से इसमें 4 चरण है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पहला देखिए दिया न्यूनतम जनसंख्या, दूसरा दिया संतुलित जनसंख्या, तीसरा दिया अत्यधिक जनसंख्या और चौथा दिया जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या का जो इष्टतम सिद्धांत है वो देखिए संबंधित है जनसंख्या विस्फोट से नहीं, अत्यधिक जनसंख्या से नहीं, न्यूनतम जनसंख्या से नहीं, बल्कि किससे है, संतुलित जनसंख्या से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि यह सिद्धांत बताता है कि जब संसाधन और जनसंख्या के बीच उचित संतुलन होता है तो वह जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत कहलाता है। यानी जो संसाधन है वो जनसंख्या के अनुपात में बेहतर तरीके से बराबर है, संतुलन में है, तब इसी को कहा जाता है जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत।
देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वहन क्षमता का अर्थ है, यानी कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। पहला देखिए दिया भूमि की वहन क्षमता, दूसरा दिया परिवहन क्षमता, तीसरा दिया जनसंख्या नियंत्रण और चौथा दिया औद्योगिक उत्पादन। तो वहन क्षमता का अर्थ देखिए क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं, परिवहन क्षमता नहीं, बल्कि क्या होता है, भूमि की वहन क्षमता। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि किसी क्षेत्र की जो कैरिंग कैपेसिटी है वह देखिए एक लिमिट होती है, सीमा होती है, जितनी जनसंख्या वह अपने संसाधनों से बनाए रख सकते हैं। यानी भूमि की किसी क्षेत्र की वह कैपेसिटी जितनी जनसंख्या को वो जो है संसाधन दे सकती है, उसका जो है भरण पोषण कर सकती है, उसी को कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, माल्थस का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है। तो पहला देखिए दिया प्राकृतिक, दूसरा दिया आर्थिक, तीसरा दिया समाजशास्त्री, चौथा दिया मिश्रित। तो माल्थस का सिद्धांत देखिए प्राकृतिक नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, मिश्रित नहीं, बल्कि क्या है, आर्थिक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि माल्थस का जो सिद्धांत है वह जनसंख्या और खाद्य संसाधनों के आर्थिक संबंधों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अल्प जनसंख्या का अर्थ है, यानी अल्प जनसंख्या का मतलब क्या होता है। तो पहला देखिए दिया जनसंख्या का अभाव, दूसरा दिया अत्यधिक जनसंख्या, तीसरा दिया है जनसंख्या स्थिरीकरण और चौथा दिया जनसंख्या वृद्धि। तो अल्प जनसंख्या का अर्थ देखिए जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं, अत्यधिक जनसंख्या नहीं, बल्कि क्या है, जनसंख्या का अभाव। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अल्प जनसंख्या। यानी जब संसाधन कम हो, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, इसी को क्या कहा जाएगा, अल्प जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, माल्थस के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की थी। यानी माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना किसके द्वारा की गई। तो पहला देखिए कार्ल मार्क्स, दूसरा दिया वारेन थॉमसन, तीसरा दिया डार्विन, चौथा दिया गिडिंग्स। तो देखिए माल्थस के सिद्धांत की जो आलोचना की गई थी गिडिंग्स के द्वारा नहीं, डार्विन के द्वारा नहीं, वारेन थॉमसन के द्वारा नहीं, बल्कि कार्ल मार्क्स के द्वारा। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए होगा। व्याख्या क्या होगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि गरीबी का कारण जो है जनसंख्या नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानता। यानी माल्थस का कहना था कि गरीबी जनसंख्या के बढ़ने से नहीं होती है, बल्कि किसकी वजह से होती है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असमानता देखी जाती है समाज में, उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि जनसंख्या का संतुलन सिद्धांत किसने दिया। यानी जनसंख्या का जो संतुलन सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया। तो पहला देखिए दिया सैडलर, दूसरा दिया एडविन कैनन, तीसरा दिया थॉमसन, चौथा दिया माल्थस। तो जनसंख्या का जो संतुलन सिद्धांत है वो देखिए माल्थस के द्वारा नहीं, थॉमसन के द्वारा नहीं, सैडलर के द्वारा नहीं, बल्कि एडविन कैनन के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि एडविन कैनन ने बताया कि जब संसाधन और जनसंख्या में संतुलन होता है तो आर्थिक विकास अधिकतम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत वर्तमान में जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में है। यानी भारत की जो स्थिति है जनसंख्या संक्रमण के कौन से स्टेज में है। तो पहला देखिए दिया प्रथम, दूसरा दिया द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो भारत वर्तमान में देखिए जनसंख्या संक्रमण के जिस चरण में है वो देखिए प्रथम नहीं है, द्वितीय नहीं है, चतुर्थ नहीं, बल्कि कौन सा चरण है, तृतीय है, थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत वर्तमान में तृतीय चरण यानी जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर है, जहां पर जन्म दर जो है घट रही है और मृत्यु दर जो है निम्न स्तर पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसने दिया। यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया क्रिस्टालर, दूसरा दिया बर्गेस, तीसरा दिया होयट, चौथा दिया हैरिस।
तो केंद्रीय स्थान सिद्धांत देखिए दिया गया है हैरिस के द्वारा नहीं, होयट के द्वारा नहीं, बर्गेस के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा दिया, क्रिस्टॉलर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि वाल्टर क्रिस्टारल यानी 1933 ईस्वी में इसने यह सिद्धांत दिया था, जो यह बताता है कि शहर कैसे समान दूरी और श्रेणी में विकसित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, केंद्र वृत्त मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जो है कोसेंट्रिक जोन मॉडल किसके द्वारा बनाया गया। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया होयट, दूसरा दिया बर्गेस, तीसरा दिया हैरिस, चौथा दिया क्रिस्टॉलर। तो केंद्र वृत्त मॉडल का प्रतिपादन देखिए क्रिस्टॉलर ने नहीं, हैरिस ने नहीं, होयट ने नहीं, बल्कि किसने किया था, बर्गेस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या होगा कि बर्गेस ने 1925 ईस्वी में शिकागो शहर के अध्ययन से यह मॉडल दिया था, जिसमें उसने शहर को 5 वृत्ताकार जोनों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया किसने, कि सेक्टर मॉडल किसने दिया, यानी सेक्टर मॉडल जो है ये किसने, देखिए आज देखते हैं आप बहुत से शहरों में सेक्टर बनाए गए होते हैं, तो सेक्टर मॉडल किसने दिया। पहला देखिए दिया होयट, दूसरा दिया बर्गेस, तीसरा दिया क्रिस्टॉलर, चौथा दिया हैरिस। तो सेक्टर मॉडल देखिए हैरिस ने नहीं, क्रिस्टॉलर ने नहीं, बर्गेस ने नहीं, बल्कि किसने दिया, होयट ने। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि होयट ने जो है कहा कि शहरों का विकास वृत्ताकार की बजाय सेक्टर्स में किया जाता है या सेक्टर्स के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मल्टी न्यूक्लियर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन देखिए दिया बर्गेस, दूसरा दिया हैरिस और उलमैन, तीसरा दिया क्रिस्टॉलर, चौथा दिया थॉम्पसन। तो मल्टी न्यूक्लियर मॉडल का प्रतिपादन देखिए थॉम्पसन ने नहीं, क्रिस्टॉलर ने नहीं, बर्गेस ने नहीं, बल्कि हैरिस और उलमैन ने दिया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि इस मॉडल के अनुसार शहर का विकास जो है एक केंद्र पर नहीं बल्कि कई उप केंद्रों पर निर्भर करता है, यानी शहर के एक केंद्र नहीं होते विकास के, बल्कि कई उप केंद्र होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो मेगापोलिस शब्द का प्रयोग देखिए किसने किया, यहाँ क्या क्या दिया है, पहला दिया गॉटमैन, दूसरा दिया बर्गेस, तीसरा दिया क्रिस्टॉलर, चौथा दिया हॉयट। तो मेगापोलिस शब्द का प्रयोग देखिए सबसे पहले हॉयट ने नहीं, क्रिस्टॉलर ने नहीं, बर्गेस ने, बल्कि किसने दिया था, गॉटमैन ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि गॉटमैन ने 1957 ईस्वी में अमेरिका के बॉस्टन वाशिंगटन कॉरिडोर के लिए मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में सबसे बड़ा शहरी समूह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है मुंबई, दूसरा दिया दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो भारत में इस समय जो सबसे बड़ा शहरी समूह है वो देखिए चेन्नई नहीं, कोलकाता नहीं, मुंबई नहीं, बल्कि क्या है, दिल्ली। कैसे हो गया है, क्योंकि इसने बहुत से क्षेत्रों को एनसीआर रीजन की वजह से शामिल किया है, जिसकी वजह से इसका जो क्षेत्र है बहुत बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमेरेशन है, जिसमें नोएडा, गुड़गांव इत्यादि शामिल है, यानी इसमें जो है उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और राजस्थान के कई जो है जिलों को, शहरों को इसमें शामिल कर दिया गया है, जिससे इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, शहरों का असमान वितरण किससे प्रभावित होता है, यानी शहरों का जो वितरण असमान रूप से होता है किस लिए प्रभावित होता है। पहला देखिए दिया जलवायु, दूसरा दिया स्थलाकृति, तीसरा दिया आर्थिक विकास, चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो शहरों का जो असमान वितरण है वो देखिए जलवायु से भी प्रभावित होता है, स्थलाकृति से भी, आर्थिक विकास से भी। इसका मतलब क्या होगा, उपरोक्त सभी, चारों होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि शहरों का विकास जो है भौगोलिक, जलवायु, परिवहन और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
विश्व का प्रथम मेगा सिटी कौन सा था, यानी विश्व में सबसे पहला जो मेगा सिटी था वो कौन सा था। तो पहला देखिए दिया टोक्यो, दूसरा दिया न्यूयॉर्क, तीसरा दिया लंदन, चौथा दिया पेरिस। तो विश्व का प्रथम जो मेगा सिटी था देखिए वो टोक्यो नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, पेरिस नहीं, बल्कि क्या था, लंदन था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है लंदन यह पहली ऐसी नगरी बनी जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई। यानी प्राचीन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी पहले, तो उस समय देखिए जो जनसंख्या थी लंदन की बहुत ज्यादा हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, यानी भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो पहला देखिए दिया पुणे, दूसरा दिया बेंगलुरु, तीसरा दिया हैदराबाद, चौथा दिया चेन्नई। तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जो शहर जाना जाता है वो देखिए चेन्नई नहीं है, हैदराबाद नहीं है, पुणे नहीं है, बल्कि क्या है, बेंगलुरु है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। ठीक, यानी देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अपने देश में महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शहरी फैलाव का अर्थ क्या है, यानी ये देखिए शहरी फैलाव के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। और एक तरीके से ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न भी है। इसके बाद जो है बाकी प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, शहरों का सीमित विस्तार, दूसरा दिया शहरों का अनियंत्रित विस्तार, तीसरा दिया ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, और चौथा दिया औद्योगिक ह्रास। तो शहरी फैलाव का अर्थ देखिए क्या होता है, औद्योगिक ह्रास नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं, शहरों का सीमित विस्तार नहीं, बल्कि क्या होता है, शहरों का अनियंत्रित विस्तार। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब शहरों का विस्तार अनियोजित ढंग से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, शहरी फैलाव। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। और हम लोगों ने हर बार की तरह आज की क्लास में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आती है किसी भी प्रश्न में, किसी भी ऑप्शन में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाता हूँ तो उसको ज़रूर सही करूँगा और संशोधित करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।